नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। और भारतीय बाजारों के लिए ये पूरा हफ्ता थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा, थोड़ा इवेंटफुल रहा और बहुत सारी खबरों के बीच में, उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी तो एटलीस्ट ठीक ठाक बंद हुआ, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े बायस के साथ, नेगेटिव बायस के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन बाजार पूरी तरह से अब एक स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी बन चुका है, इवेंटफुल बन चुका है। और इस तरह की मार्केट्स में क्या पिक करना है, क्या चूज़ करना है, कहाँ पास जाना है, कहाँ दूर रहना है, इन सब पे बातचीत कर लेते हैं। और कुछ दिलचस्प आंकड़े भी हैं, उन पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज अमरीश बालिका सर मौजूद भी हैं। अमरीश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आमतौर पे कहा जाता है कि आप आए बहार आई, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि आप आए वॉर आई। एक के बाद एक वॉर पे वॉर आए जा रही है। मतलब लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब भी वॉर चल रही थी, तब कोई और थी। इस बार अब मिले फिर एक वॉर चल रही है, इस बार कुछ और है। और पूरा 2025 बीत गया, चाहे आप रशिया यूक्रेन देख लें, ईरान और पहले वाली वॉर देख लें इजराइल की, और अब दूसरी इजराइल ईरान शुरू हो गया, इंडिया पाकिस्तान भी आ गया, बाजार भी आदी हो चुका है इस वॉर के। लेकिन फिर भी हर रोज़ एक नया इवेंट आता है और थैंक्स टू ट्रंप साहब कुछ ना कुछ मीडिया को मसाला मिलता ही रहता है। कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए जबकि वॉलेटिलिटी एट इट्स पीक है? आप फ्राइडे सोचते कुछ हो, सैटरडे मंडे होता कुछ है, क्या किया जाए? देखिए, जैसे आपने कहा कि काफी वॉर्स हुए हैं और जब भी वॉर होता है, शुरू होता है, तब मार्केट्स काफी रिएक्ट करते हैं। जब भी नया वॉर शुरू होता है तब मार्केट्स रिएक्ट करते हैं और उसके बाद पूरा नॉर्मलाइज हो जाता है। वॉर तो चलते रहता है, जैसे बोलते हैं कि इट इज समवन एल्सेस बैकयार्ड। तो हम लोग को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज द सॉर्ट ऑफ फीलिंग जो आता है मार्केट बिहेवियर से। बिकॉज जो जो मेजर ग्लोबल मार्केट्स हैं वहां पे वॉर नहीं हो रहा है। आई मीन दे आर ऑल वॉचिंग फ्रॉम द साइड लाइन्स। क्योंकि यदि रशिया यूक्रेन देखें तो जब वॉर शुरू हुआ था तो मार्केट काफी क्रैश किए थे। उसके बाद अभी इतने दिनों से चल रहा है, नो वन इज रियली बॉदर्ड। इसराइल हमास का जब हुआ उस वक्त भी मार्केट ने क्रैश किया था, पर उसके बाद इट्स बिन नॉर्मल। अभी इसराइल ईरान का चल रहा है। जब भी खबर आती है कि पॉसिबली इट कैन एस्केलेट, उस वक्त हम लोग देखते हैं कि थोड़ा बहुत इफेक्ट आ जाता है मार्केट पे, और स्पेशली वीकेंड्स पे। पर इस वीकेंड को वो भी हम लोग देखा नहीं है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि वीकेंड्स पे जब भी मेजर जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं तो इन्वेस्टर्स काफी कॉशियस हो जाते हैं वीकेंड को, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ 2 days और 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। पर इस वीकेंड को हम लोग देख रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ आई मीन करेक्टिंग और रिमेनिंग एट द सेम लेवल्स, मार्केट काफी ऊपर आ चुका है। सो आई थिंक आई मीन दिस इज अ बिट सरप्राइजिंग। पर निफ्टी इज क्लोज टू अ रेजिस्टेंस लेवल, तो मुझे लगता है कि यहां से यदि और भी चलता है देन पॉसिबली वी कैन सी द नेक्स्ट मूव। क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोग देखा था कि 25,200 के आसपास आके फिर करेक्शन दिखाया था। तो आई थिंक दिस इज अ टाइम टू पॉसिबली वेट एंड वॉच। इस लेवल पे तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभी इमीडिएटली लाइक व्हाट शुड बी बाइंग, बिकॉज आई थिंक वैल्यूएशन वाइज थोड़े बहुत हम लोग अभी एक्सपेंसिव हो जाएंगे। यदि यहाँ से अभी बढ़ता है देन आई थिंक द नेक्स्ट लेवल विल बी अबाउट 26,000 लेवल्स, क्लोजर टू द अर्लियर हाइज और लाइक लाइफ टाइम हाइज। तो उस लेवल पे काफी एक्सपेंसिव हो जाएंगे। सो आई थिंक वन शुड बी अ बिट केयरफुल विद दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अमरीश सर, इस पूरे हफ्ते की ब्यूटी रही कि इंडेक्स तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सारा खेल हुआ मिड कैप स्मॉल कैप में। मिड कैप एब्सोल्युटली। स्मॉल कैप में अच्छी खासी बिकवाली थी, एडवांस डिक्लाइन की सिचुएशन खराबी चली है पूरे हफ्ते में। सो एक्चुअल में क्या हम ये मान के चलें कि इंडेक्स को तो हम शायद उतने अनकंफर्टेबल वैल्यूएशन पे नहीं पहुंचे, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में वो डिस्कंफर्ट दिखना शुरू हो गया अर्निंग्स के बाद? हाँ, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स है एचएनआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास मोर देन इंस्टीट्यूशंस। तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा डर का माहौल है। इसीलिए मुझे लगता है कि नंबर ऑफ एचएनआईज और रिटेल ने बेचा है बिकॉज ऑफ द सॉर्ट ऑफ इश्यूज व्हिच आर गोइंग ऑन राइट नाउ एंड स्पेशली पोस्ट द अर्निंग्स। तो मुझे लगता है कि आई मीन वी कैन पॉसिबली सी अ फर्दर फॉल इन केस इंडेक्स लेवल पे we see a correction. I think we'll see higher correction in the mid cap and small caps. But at the same time, यदि index यहाँ से जाता है to 26,000 levels, then maybe we can see like some sort of a rally in the mid cap and small caps. पर मैं बोलूँगा utilize that rally to book to a certain extent. तो एक चीज और बताओ सर, आपने बोला रैली का यूटिलाइजेशन करें। इस समय पे यूटिलाइजेशन तो ज्यादा बेटर प्रमोटर कर रहा है। आप देखो पिछले जून के महीने में ही
43,000 करोड़ का माल बिक चुका है अब तक। इधर प्रमोटर बेच रहा है, वीसी बेच रहा है, फंड वाले बेच रहे हैं, कोई ना कोई बेच रहा है। हर रोज एक ब्लॉक डील होती है, इसमें माल बिक जाता है। तो ऐसा क्या वो देख रहे हैं, मतलब क्या वो देखकर बेच रहे हैं जो रिटेल इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड नहीं देख पा रहे हैं और नहीं देख पा के खरीद रहे हैं? सो ये कैसे डिकोड किया जाए? क्या हो क्या रहा है एक्चुअल में, इतना माल बेचने पे आ गए? नहीं, देखिए, म्यूचुअल फंड्स को तो लेना ही पड़ता है, जी। क्योंकि जिस हिसाब से अभी भी एसआईपी फंड्स आ रहे हैं, आई मीन दे कैन नॉट सिट ऑन कैश। तो म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। एट द सेम टाइम मैं बोलूंगा प्रोमोटर्स एंड आई थिंक द पी इन्वेस्टर्स जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया है, आई थिंक इट इज क्वाइट नेचुरल कि जब उनको अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है अपने होल्डिंग्स पे, आई थिंक इट इज क्वाइट प्रूडेंट ऑन देयर पार्ट टू बुक टू अ सर्टेन एक्सटेंट। क्योंकि अभी पहले जैसा रहा नहीं है। क्योंकि पहले जब हम लोग प्रोमोटर्स का बात करते थे, आई मीन इट वाज क्वाइट क्लियर एंड अंडरस्टूड कि प्रोमोटर्स दूसरे तरह से पैसा कमा लेते हैं फ्रॉम द कंपनी। पर आजकल विद द सॉर्ट ऑफ आई मीन ट्रांसपेरेंसी विच इज बेटर देन व्हाट इट वाज अर्लियर, मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि आई मीन एवरीवन इज एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट, पर ट्रांसपेरेंसी लेवल्स आर मच बेटर, compliance levels are much better. So for the promoter to take the money out from the company, so promoters take थोड़ा बेचना ही पड़ेगा, and I think it is quite natural. I mean, I'll not say that I'm surprised. तो मतलब ये एक लीडिंग इंडिकेटर के तौर पर सर देख सकते हैं क्या कि हाँ वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट आ ही रहा है जब प्रमोटर को खुद को अपनी कंपनी, अब आप एग्जांपल देखिए जैसे विशाल मेगा मार्ट जैसी कंपनी, इसका आईपीओ आया 6 महीना भी नहीं हुआ आईपीओ आया हुआ, और प्रमोटर ने 10,000 करोड़ का माल ऊपर से और बेच दिया। तो 70 रुपये का आया हुआ आईपीओ 130 रुपये में उनको दिख रहा है माल बेचने के लिए, अच्छा बैंडविड्थ है। सो ये तरह की सिचुएशन में मान के चलें कि कुछ केस टू केस बेसिस पे चीज़ें सच में डिस्कम्फर्ट में आ गई हैं। नो, आई डोंट थिंक जनरलाइज कर सकते हैं। क्योंकि यदि 10 साल पहले कोई प्रमोटर अपना स्टॉक बेच के जाता था, देन इट वाज टर्म नेगेटिव, क्योंकि जी। प्रमोटर बेच रहा है और हाँ। उनको शायद हम लोग से ज्यादा ज्यादा पता है। पर अभी जब जब भी प्रमोटर्स बेचते हैं, देन इट्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि उनको और आई मीन दे मे बी रिक्वायरिंग मनी फॉर समथिंग एल्स। उनको और शायद और कहीं इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, और मे बी लाइक अ नंबर ऑफ promoters have been selling to I mean to buy properties, I mean for the family to invest somewhere else, क्योंकि it's also possible that the family members may not be interested in the business, उनको और कुछ करना है। तो where will they get the capital from? Capital तो आएगा I mean from their promoter share selling। तो लाइक आई सेड, अभी जब भी प्रोमोटर बेचते हैं तो इट इज नॉर्मली टेकन एज द नेचुरल थिंग टू डू। और अभी आपने विशाल मेगा मार्ट का बात किया है। विशाल मेगा मार्ट का जो भी उन्होंने बेचा है, आई मीन 10,000 करोड़ वाज अ डिसेंटली लार्ज फिगर जो उन्होंने बेचा है। पर देन किसने लिया है? इट वाज ऑल बॉट मोस्टली बाय इंस्टीट्यूशंस। तो एक चीज़ और अमरीश सर यहाँ पर दिमाग में आया कि इतनी बड़ी इक्विटी, अभी आपने एशियन पेंट का भी एक ब्लॉक देखा था जिसमें रिलायंस ने अपना माल बेचा था और एसबीआई ने पूरा का पूरा एक बार में एब्जॉर्ब कर लिया। सो दो चीज़ें इसमें सामने आती हैं, एक तो इनके पास कितनी कैश की बैंडविड्थ है कि इतनी बड़ी इक्विटी को एक बार में एब्जॉर्ब कर गए, और दूसरी तरफ क्या ये एक्चुअल में एब्जॉर्प्शन हो रहा है या बफर दिया जा रहा है कि ये एक रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में चीज़ उठती है कि हमारा पैसा सही जगह जा रहा है ना, क्योंकि एशियन पेंट जैसा शेयर जो अंडर परफॉर्मर रहा है उसमें आप 5,000 करोड़ की इक्विटी एक बार में खरीद लोगे, सो रिटेल निवेशक भी क्वेश्चन उठाएगा। ये भी एक चीज़ कहीं दिमाग में तो नहीं आ रही, कहीं एब्जॉर्प्शन तो नहीं हो रहा कोई है, मतलब एब्जॉर्प्शन की जगह कोई बफर तो नहीं दे रहे? ये तो बोलना मुश्किल है एज ऑफ नाउ। पर जब आपने एशियन पेंट्स का बात किया, आई थिंक वी विल गेट द आंसर पॉसिबली इन द नेक्स्ट 1.5-2 years। एग्री। क्योंकि आई मीन आफ्टर 2 years हम लोग शायद ये भी बोल सकते हैं कि पॉसिबली एसबीआई डिड द वाइजेस्ट थिंग। ये बात तो सही है सर, क्योंकि आप आज को देख के कल तय नहीं कर सकते कि किस तरह की सिचुएशन बनेगी। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी चीज़ अब सर आते हैं इस बाजार में करा क्या जाए, किस सेक्टर पर नज़र रखी जाए, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि नंबर्स पूरे आ चुके हैं, राइट साइजिंग हो चुकी है, जो भाग गया था वो वापस बैलेंस हो गया है। सो अभी पिक क्या किया जाए? पीएसयू बैंक तब भी सस्ते थे, आज भी सस्ते हैं, केमिकल क्रूड रिलेटेड अलग अलग चल रहे हैं। सो बहुत हद तक स्पेसिफिक मार्केट है, लेकिन कोई सेक्टर इस पे आपको लग रहा है कि हाँ ये सेक्टर बढ़िया है, अभी देखा जा सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा एटलीस्ट यहाँ? देखिए, एक सेक्टर जो ग्लोबली शायद डिमांड में आ सकता है आगे जाके, एंड अगेन क्योंकि बिकॉज ऑफ द वॉर एंड गोइंग विद एन अजम्पशन कि कहीं ना कहीं जाके ये वॉर थमेगा।
द क्वेश्चन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन विल कम अप, और फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोलूँगा मेटल्स इज वन स्पेस टू बी लुक्ड एट. So I think steel, copper, zinc, aluminum, I think these are the sectors to be invested from a slightly longer term perspective. India specific मैं बोलूँगा, I think banks should be bought even at the current levels. ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखा नहीं है हम लोग ने. But then the way the rates are going, because of which I think जो credit growth है हम लोग शायद देखेंगे over the next 2 to 3 quarters. So from that point of view मैं बोलूँगा banks लेना चाहिए. Overall, auto ancillaries, I would still be decently positive. FMCG and consumer goods, again, more India-centric. और यहाँ पे जो हम लोग डिमांड ग्रोथ देखेंगे, अगेन बिकॉज ऑफ द टैक्स रिलीफ व्हिच वी गॉट, एंड नंबर टू बिकॉज ऑफ मॉनसून्स, जो रूरल ग्रोथ है, आई थिंक दैट विल सी अ पिकअप. तो दीज आर कपल ऑफ सेक्टर्स. और पहले इससे भी मैं बोलते आ रहा हूँ, स्पेशलिटी केमिकल्स, आई थिंक दैट्स वन स्पेस टू बी इन्वेस्टेड इन एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 18 to 24 months. एक चीज़ और अमरीश सर, आईटी स्पेस पे कुछ नहीं बोला आपने, और आईटी दो हिस्सों में बटा हुआ है. लार्ज कैप वैल्यू है लेकिन ग्रोथ नहीं है, मिड कैप ग्रोथ है लेकिन सुपर एक्सपेंसिव है. सो इसको Right. कैसे लेके चले हम? नहीं, आईटी पे आई थिंक आई जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि जिस हिसाब से ऑर्डर फ्लोज का इश्यूज हम लोग सुन रहे हैं, आई थिंक दैट कैन कंटिन्यू फॉर अ वाइल लॉन्गर. तो आई थिंक आई विल जस्ट वेट फॉर अ क्वार्टर और टू बिफोर डिसाइडिंग. तो एज ऑफ नाउ आईटी से आई एम नॉट सेलिंग, आई एम होल्डिंग ऑन टू जो जो भी अपने पास है वो होल्ड कर रहे हैं, पर नॉट बाइंग फ्रेश. तो अगर आप पिकअप करना शुरू करोगे भी, तो पहली प्रेफरेंस किसको दोगे, लार्ज कैप को कि मिड कैप को? लार्ज कैप्स को दूंगा, क्योंकि वहां पे मुझे अभी वैल्यूएशन कंफर्ट आ रहा है, पर कोई ट्रिगर नहीं है लेने के लिए, तो इसलिए नहीं लेता. अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ और, आपने बैंक्स का नाम लिया. बैंक्स में भी क्योंकि तीन हिस्से होते हैं. पहला प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी जैसे लीड परफॉर्मर अपने ऑल टाइम हाइस पर खड़े हैं. पीएसयू Right. बैंक्स वैल्यू है लेकिन वहीं के वहीं खड़े हैं. और फिर तीसरा आता है वो बैंक्स एंड फाइनेंशियल, जिसमें एनबीएफसी आता है. सेलेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस बेटर कर गए, सेलेक्टिव गोल्ड फाइनेंस बेटर कर गए, लेकिन बाकी सब वहीं के वहीं खड़े हैं. सो इसको आप कैसे सेग्रीगेट करोगे? नहीं, यहाँ पे शायद मैं और एक एक लाइक आई ब्रिंग वन मोर ब्लॉक विच इज द स्मॉलर बैंक्स, बोथ पीएसयूज और प्राइवेट सेक्टर. और वहाँ पे फॉर एग्जांपल बैंक्स लाइक आईडीएफसी फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर में, आई थिंक वहाँ पे शायद हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस देखेंगे आगे जाके. अमंग द पीएसयू, लाइक द स्मॉल पीएसयू बैंक्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे हम लोग काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखा है. आई मीन फ्रॉम द अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसका इफेक्ट अभी तक शेयर प्राइस पे उतना आया नहीं है. अभी वी हैव सीन द स्टॉक परफॉर्मिंग एंड देन करेक्टिंग again for not much of a reason. So, I mean, these are the sort of pockets I would look at. Or PSU banks में the large caps. I mean, SBI, Bank of Baroda, Canara Bank, PNB. I think these are the ones to be looked at from a slightly longer term perspective. Short term में कुछ होने वाला नहीं है. तो अमरीश सर, एक चीज़ और, एक सेक्टर देखना, टेलीकॉम. इस सेक्टर में क्या चॉइस नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ भारती एयरटेल इज द ओनली चॉइस? बिकॉज यू हैव रिलायंस, यू हैव भारती, टू लार्ज प्लेयर. वोडाफोन आइडिया की Right. सिचुएशन नहीं है, तो क्या Absolutely. चॉइस नहीं है इसीलिए शेयर ऐसी तेजी पकड़ के बैठा हुआ है? हाँ, ज़्यादा चॉइस नहीं है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया अनलेस यू आर अ हाई रिस्क टेकर, शायद आप लोगे नहीं. अगेन यू कैन नॉट बाय जियो, यू हैव टू बाय रिलायंस. तो यदि आप टेलीकॉम पे पॉजिटिव हैं, तो यू कैन नॉट बी बाइंग रिलायंस, यू हैव टू बाय भारती. ओके, और लास्टली एक एक सेक्टर और है, वो है ऑटो भी, क्योंकि ऑटो के केस में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन है. महिंद्रा एंड महिंद्रा ऐसा शेयर अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ जा रहा है. पैसेंजर व्हीकल स्पेस बढ़िया है, सामने मॉनसून खड़ा है, टू व्हीलर है, ट्रैक्टर डिवीजन है एंड ऑल, ये सब डिवीजन भी आते हैं. सो ऑटो को लेकर आप क्या स्टांस मेंटेन करके चल रहे हो? अगर आपको पिक करना है तो क्या सीवी, पीवी, क्योंकि टाटा मोटर ऐसा सीवी सस्ते में मिल रहा है, मारुति सस्ते में मिल रहा है, तो यहाँ आप क्या पिक करना चाहोगे, किनको पहली प्रेफरेंस दोगे? देखिए, फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव मैं टू व्हीलर के साथ जाऊंगा, क्योंकि वहां पे हम लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं. तो टू व्हीलर में आई वुड श्योरली गो विद टीवीएस एज वेल एज हीरो मोटोकॉर्प, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प ने अंडर परफॉर्म किया है. और अभी उन लोग उनका जो नया ईवी है टू व्हीलर में, वीरा का सेकंड मॉडल उन लोग लॉन्च जी. कर रहे हैं. तो आई थिंक दैट शुड गिव सम सॉर्ट ऑफ अ फिलिप फॉर हीरो मोटोकॉर्प.
और यदि पैसेंजर व्हीकल्स का बात करते हैं एंड एचसीवी, आई विल श्योरली गो विद टाटा मोटर्स, क्योंकि टाटा मोटर्स में हम लोगों ने अभी रिसेंटली करेक्शन देखा है बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट कमेंट्री. बट देन इफ यू टॉकिंग ऑफ 2-3 क्वार्टर्स मोर, I think we should see a performance. So Tata Motors at these levels, it is looking decently good for me. और from a longer term perspective, महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने ईवी में उन्होंने लॉन्च किए हैं, आई थिंक जो स्कॉर्पियो ने किया था उनके लिए करीब 20-22 साल पहले, इट चेंज द फेस ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा. तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि जो अभी ईवीज उन्होंने लॉन्च किए हैं, आई थिंक दैट विल चेंज द फेस ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा अगेन एज अ मेजर ईवी प्लेयर ग्लोबली. तो अमरीश सर, एक चीज़ पढ़ रहा था मैं अभी रिसेंटली, जो हमारे ट्रेडिशनली सबसे बेहतरीन ग्रुप्स हैं, मिसाल के तौर पे टाटा ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप, सबसे बेहतरीन ग्रुप, पिछले एक साल में इस पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस -2.0 है ऑलमोस्ट. दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप इज अदानी ग्रुप, अगेन -2.0 की तरफ ये भी है. सो जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल ग्रुप्स थे जिनको हम सबसे ज़्यादा रिलाय करके पैसा डाल देते थे, वहाँ से अभी तक कुछ नहीं आ रहा है. रिलायंस, ADAG, ऑल ऑफ देम. लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल ग्रुप्स हैं वहाँ से पैसा आ रहा है. सो क्या ये थीम टेक्टोनिक शिफ्ट काइंड ऑफ ले रही है? क्या पहले एक टाइम हुआ था ओल्ड एज स्कूल कंपनीज, न्यू एज कंपनीज, अब ओल्ड ग्रुप वर्सेस न्यू ग्रुप्स, ये सब भी शुरू हो गया है क्या सर? नहीं, वैसे तो मुझे लगता नहीं है. आई थिंक इफ इट इज लाइक दैट देन इट्स एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आई मीन सिंस टाटा स्टॉक्स हैवंट रियली परफॉर्म, मैं तो क्योंकि मैं नॉर्मली देखता हूँ फ्रॉम अ कॉन्ट्रेरियन एंगल. जी. तो जहां भी परफॉर्मेंस नहीं है तो मैं देख लेता हूँ कि वहां पे अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है. एंड लाइक आई सेड, टाटा मोटर्स में अपॉर्चुनिटी है, टाटा स्टील में अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि हम लोगों ने स्टील का बात किया था पहले. टाटा टेक्नोलॉजी, जो जो आफ्टर द आईपीओ डिड एक्सट्रीमली वेल, मोर देन नियरली ट्रिपल में लिस्ट हुआ था, और उसके बाद वी हैव सीन अ मेजर मेजर करेक्शन. तो आई थिंक एट लेवल्स ऑफ 700, इन केस किसी को पेशेंस है 2 साल का, आई थिंक दैट्स द स्टॉक टू बी इन. इनफैक्ट ये पूरे ग्रुप के बहुत सारे ऐसे नाम हैं, टाटा पावर हो गया, वोल्टास हो गया, ऑल क्लास कंपनी, टाइटन हो गया, एंड दे हैवंट परफॉर्म्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक और चीज़ सर, क्योंकि जो आईपीओ मार्केट है वो वापस रिवाइव होना शुरू हुआ है, एंड वी हैव सीन सम बिग आईपीओज गोइंग फॉरवर्ड. अब एचडीबी भी आ रहा है. सो ये एक एचडीबी से रिलेटेड एक स्पेसिफिक चीज़ भी आपसे पूछूंगा, क्योंकि एचडीबी का जो प्राइस बैंड आया है वो आया है 700 रुपये कहीं रेंज में, और जबकि अनलिस्टेड मार्केट में ये 1200 रुपये तक पहुंच गया था. सो ये एक केस स्टडी, क्योंकि मैं कई जानकारों से पूछा और बहुत जानकार इसका जवाब दे नहीं पाए, तो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो अनलिस्टेड मार्केट और लिस्टेड मार्केट में रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, इज इट अ ट्रैप, या मतलब उनको नहीं आना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, कि वैसे केसेस आएंगे आगे और भी. अभी एनएससी का आईपीओ, एनएसडीएल का आईपीओ, और आपको ये पता नहीं है कि वो क्या प्राइस बैंड लेकर आएंगे, आप ब्लाइंड में खेल रहे हो और 1 डे प्राइस बैंड आता है और आप फंस जाते हो. सो ये किसी आम आदमी के लिए कितना सही है वहां पैसा डालना, पहला पार्ट. और दूसरा, आईपीओ मार्केट अब यहां से क्या वापस रिवाइवल पकड़ रही है? देखिए, एचडीबी शायद एक केस स्टडी होगा, क्योंकि जो डिस्काउंट दिया है उन्होंने एज कंपेयर टू द ग्रे मार्केट इज अबाउट 40%. और एनएससी का देखिए, एनएससी द प्राइसेस वे गोइंग एट अबाउट 1450-1500 करीब इन द लास्ट 40-45 डेज जी. और वहां से चढ़ के इट वेंट टू लेवल्स ऑफ अबाउट आई थिंक 2200-2300. So huge, nearly 50% move in about a month and a half in the grey market. और यहाँ पे retail investors were buying. तो मुझे लगता है कि ये शायद एक ट्रैप भी हो सकता है, because especially after the levels at which HDB has announced the IPO. तो मुझे लगता है कि there will be unwinding in the grey market. So I would say that look at the valuation, don't go by the prices. और सर, ये क्योंकि एनएससी की बात हो ही रही है, तो जो कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, इनके स्टॉक में भी हाल फिलहाल में काफ़ी शफलिंग हुई है. बीएससी एग्जॉर्बिटेंट गेन दे के गया है, सीडीएसएल करेक्ट है, प्रोटीन काफ़ी नीचे आ गया है. सो इस पूरे स्पेस को लेकर आप क्या ट्रांस रखते हो, क्योंकि ये एक तरफ अर्बन कंजम्पशन स्टोरी का हिस्सा भी है. सो इनको आप कैसे रीड कर रहे हो, पूरी इंटरमीडियरीज बीइंग एएमसीज, ब्रोकर्स, ऑल ऑफ देम? नहीं, देखिए, एट दीज लेवल्स थोड़े बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं ऑल दीज, सो आई विल नॉट बाय फ्रेश एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम.
पर यदि आप मुझसे पूछते हैं व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म व्यू ऑन दीज कंपनीज, अनलेस देयर इज एनी मेजर रेगुलेटरी चेंज या कुछ इश्यू होता है जैसे प्रोटीन के साथ हुआ था, आई डोंट थिंक वन कैन गो रॉन्ग इफ यू टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट 4-5 years, क्योंकि यहाँ से वॉल्यूम्स बढ़ने वाले हैं। तो वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। सो फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव आई डोंट थिंक देयर इज एन इशू, बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मोस्ट ऑफ देम हैव बिकम क्वाइट एक्सपेंसिव। एक चीज़ जो अमरीश सर, वो लास्ट एक सवाल था वो आईपीओ को लेकर भी, आईपीओ मार्केट पर भी, क्योंकि आईपीओ मार्केट रिवाइव हो रहा है, एचडीबी भी आ रहा है और बाकी कंपनियां भी आ गई हैं। सो अब यहाँ से माने क्या कि अब पिकअप आना चाहिए आईपीओ मार्केट में? बहुत सारे बड़े नाम हैं जो साइड लाइन पे बैठे हुए थे मार्केट के स्टेबल होने का। मार्केट तो स्टेबल हो नहीं रही, उन्होंने सोचा चलो सीधे आ ही जाओ। सो अब आप क्या सोच रहे हो उधर? नहीं, देखिए, आईपीओ मार्केट रिवाइव करता है जब भी लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। एग्री। और एचडीबी मुझे लगता है कि ये पहला काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी देगा आफ्टर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम इन द सेंस लास्ट कपल ऑफ मंथ्स लोगों ने उतना कमाया नहीं है आईपीओ मार्केट्स में, लाइक द वे वी डिड इन 2023 2024। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द 40% डिस्काउंट, आई थिंक पीपल शुड बी मेकिंग गुड मनी इन दैट। और काफी बड़ा आईपीओ है, इसके बावजूद मुझे लगता है कि रियली गेट ओवर सब्सक्राइब डिसेंटली वेल। So I think this could be the beginning of the fresh move in the IPO market. ओके एक चीज़ और सर, जो एफएमसीजी है ये एक और क्या जोकर इन द पैक है? क्योंकि ये चल नहीं रहा, रुका खड़ा है, बहुत लंबे समय से खड़ा है। रीज़न है कि चलो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है इसलिए नहीं चल रहा है, एग्री, लेकिन इतने समय तक एक ही समय पर भाव वहीं का वहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। सो क्या ये बहुत समय से आउट ऑफ साइट है? वन फाइन डे हम देखेंगे जो सिचुएशन कुछ दिन पहले आईटी में हुई या कुछ दिन पहले प्राइवेट बैंक्स में हुई, वो यहाँ पर भी होते हुए दिखेगी? एब्सोल्युटली, जैसे ही मैंने पहले कहा था कि एज अ कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर मैं देखता हूँ कि किस पॉकेट में वैल्यू है, और लाइक इन द सेंस वेदर वी कुड सी मच बेटर डेज फॉर दैट सेक्टर गोइंग अहेड। तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी और कंज्यूमर्स में आई थिंक दैट अपॉर्चुनिटी इज देयर, क्योंकि वैल्यूएशंस कंपेयर टू हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस डिसेंटली चीप हो चुके हैं। और इनफैक्ट वॉल्यूम ग्रोथ शायद हो सकता है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 quarters बिकॉज ऑफ द रीजंस आई मेंशन्ड इंक्लूडिंग मॉनसून्स। तो एफएमसीजी एट द करंट लेवल्स तो लेना चाहिए, एंड कंज्यूमर गुड्स आल्सो। आई मीन वन ऑफ दोज स्टॉक्स व्हिच आई वुड सजेस्ट इज अ टाटा ग्रुप स्टॉक लाइक वोल्टास। और इधर जो ये हाई एंड है, टाटा कंज्यूमर, एचयूएल एंड ऑल दीज, इनमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, बट अ स्टॉक लाइक एचयूएल बहुत मूव करना मुश्किल है। तो वहां पे पॉसिबली आई विल गो विद स्लाइटली स्मॉलर प्लेयर्स, आई मीन समवन लाइक अ डाबर इंस्टेड ऑफ एचयूएल। तो ओके, तो इन सब शेयरों पे अदरवाइज नजर रखें। अच्छा एक चीज़ और अमरीश सर, लास्टली रादर, कि बहुत सारे छोटे सेक्टर जो लीग में नहीं आते हैं, लाइक केमिकल हुआ, टायर हुआ, पेपर हुआ, शुगर हुआ, राइस हुआ, बहुत ही छोटे छोटे सेक्टर जो हैं, इनमें कहीं मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसी में दिख रही है आपको थोड़ी बेटर साइड पर, कि हाँ एटलीस्ट आप पिक कर सकते हो, या खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है यहाँ? जैसे मैं कहूँगा, लाइक आई बीन सजेस्टिंग स्पेशलिटी केमिकल्स, और वहाँ पे हम लोग अर्निंग्स भी इम्प्रूव होते देख रहे हैं, वहाँ पे विजिबिलिटी है काफ़ी अच्छा है, तो स्पेशलिटी केमिकल्स श्योरली इज वन। Sugar space again, because of the ethanol demand and the production increase which most of the companies have done. So sugar is the other space to be looked at. And tire possibly एक बार ये जो war issues once they are over to a certain extent, I think tire is the other space to be looked at. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश सर हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए। आपसे बात तो और करने का मन था लेकिन समय मेरा ख़त्म हो गया। और रही बात, उम्मीद करता हूँ कि जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप बाहर ही आओगे, मतलब आप आए बाहर ही आएगी, वॉर नहीं आएगी, क्योंकि इतनी बहुत ज़्यादा वॉर हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो चीज़ें बेटर होंगी, सिचुएशन अच्छी होगी और आगे हम बढ़िया तेज़ी में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर, सेक्टर्स पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल अब हमारी खास पेशकश को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।